तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जो जेई मेन 2019 में पूछा हुआ है। अब ये आपका सर्कुलर मोशन पे है और सर्कुलर मोशन में भी आपका कॉनिकल पेंडुलम वाला केस है। देखो इससे पहले भी एक जेई एडवांस में एक बार ये पूछ चुका है। उसमें था कि ऐसे एक रिंग है और उसके रिंग में एक आपका मोती को अंदर, जैसे देखो ये वायर हो गया और वायर में क्या डाल दिया गया, मोती, बीड डाल दिया गया। बीड मतलब मोती। और पूछा था कि क्या उस वायर की एंगुलर वेलोसिटी होगी ताकि बीड जो है लोएस्ट पॉइंट पे ही सिर्फ रहेगा। ऐसा जेई एडवांस में आया था, लेकिन ये वैसा नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन मिलता जुलता है। आप वहां जो कॉन्सेप्ट वहां लगाओगे वो कॉन्सेप्ट इसमें लगाओगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए दिया क्योंकि उससे ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप इसको जरा अच्छे से समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्मूथ वायर है। ये वायर देख रहे हो ना, ये वायर जो है ये स्मूथ वायर है। एक मतलब मान लो एक रिंग है, रिंग ऐसा रखा हुआ है, रिंग वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से रिंग है आपका। जो इसकी लेंथ है वो 2 पाई आर, यानी इसका सरकमफेरेंस रेडियस आर है। इज बेंट इनटू ए सर्कल एंड केप्ड इन वर्टिकल प्लेन। ए बिड कैन स्लाइड। एक बिड है, जैसे देखो ये वायर है, इसमें एक मोती ऐसे लगा दिया गया और मोती जो है ये वायर में फिसल सकता है, चल सकता है ना। ऐसे वायर हो गया। याद रखना वर्टिकल प्लेन का मतलब वायर को जमीन पे नहीं रखा गया, वायर को ऐसे रखा गया है और ऐसे नचाया जाएगा, ऐसे नचाया जाएगा। फिर कह रहा है कि जो सर्कल है, इस वायर को जो रोटेट किया जा रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर। देख रहे हो ना, ये वर्टिकल डायमीटर है, इसके अबाउट इस वायर को क्या किया जा रहा है, नचाया जा रहा है। तो जब वायर को नचाया जाएगा तो इसके सरकमफेरेंस पे जो ये बिड अटका हुआ है वो भी नाचेगा। लेकिन देखो वायर नाचेगा आपका इस तरीके से और बिड जो होगा, जो इसके सरकमफेरेंस पे अटका हुआ है, वो नाचेगा आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में। वायर कंप्लीट वायर नाचेगा वर्टिकल प्लेन में ऐसे, और जो इसके सरकमफेरेंस पे होगा तो इसका सरकमफेरेंस का कोई पॉइंट देखोगे वो तो कैसे घूमेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो यहाँ पे है। तो वही पूछ रहा है आपका। तो आपका यहां पे लिखा हुआ है कि द बिड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर रिंग। ये मान लो बिड यहां पे रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर रिंग एट पोजीशन पी, और जो इसका रेडियस है, जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो रोटेट हो रहा है, उसका रेडियस r/2 है, मतलब ओरिजिनल वायर के रेडियस का हाफ। ठीक है। तो पूछ रहा है आपको कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। क्लियर है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप डायग्राम समझो। डायग्राम देखो, ये हमने एक बना दिया, एक रिंग। ठीक, इस वायर को रिंग के फॉर्म में बना दिया। अब ये हो गया इसका वर्टिकल डायमीटर। इसके अबाउट ही ये ओमेगा से नाचेगा। तो ऑटोमेटिकली इसमें अगर हम यहां पे कोई रिंग डाल देंगे, रिंग बोलते हैं, कोई मोती डाल देंगे, बिड डाल देंगे, तो ये बिड भी इसके सरकमफेरेंस पे ऐसे नाचेगा, है ना। अगर ये आपका ऐसे रोटेट होगा तो ये भी आपका रोटेट होगा। और ये जो जिस सर्कल में रोटेट हो रहा है वो सर्कल को मान लो ऐसे हमने बनाया। ठीक। अब ये बिड का है, तो बिड का सर्कल ये है, ये इस सर्कल में रोटेट हो रहा है। और इसका सर्कल में बच्चों यहां पे जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस है आपका r/2। ये जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है वो रेडियस है r/2। क्लियर। तो आपको पूछ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू। एक बात सोचो, सीधी सी बात ये है कि ये आपका इस वायर का सेंटर है, ये जो है इस वायर का सेंटर है। आप यहां से अगर ये डिस्टेंस देखोगे, ये डिस्टेंस, ये इसका रेडियस है जो कि r है, और ये इसका रेडियस है जो कि r/2। क्लियर। अब यहां इस डायग्राम में अगर इस चीज को दिखावे तो और अच्छे से दिखेगा। ये आपका हो गया r और ये हो गया r/2। अब इस बिड पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, तो एक तो इसका अपना mg लग रहा होगा नीचे, जिसको हम लोग यहां ड्रॉ कर दें, mg लग रहा होगा नीचे। और दूसरा ये यहां पे, जैसे ये समझो एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन जैसा है, तो यहां पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये वायर के कांटेक्ट में होगा तो वायर उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, तो एक नॉर्मल फोर्स लग गया इधर। समझ गए। अब देखो इस नॉर्मल फोर्स का दो कंपोनेंट। अब अगर आप ग्राउंड से देखते हो तो क्या आपको दिखेगा,
तो ग्राउंड से आपको दिखेगा, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर दिखेगा आपको n cos थीटा, n cos थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंटर की तरफ दिखेगा। ये सेंटर किसका है? बिड का सेंटर है, बिड के सर्कल का सेंटर है, जिस सर्कल में बिड रोटेट हो रहा है उसका सेंटर है। तो इधर हो जाएगा आपका n sin थीटा, है ना, एक cos में जाएगा तो दूसरा n sin थीटा। और बच्चों ये जो n sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो हमने सर्कुलर मोशन में यही पढ़ा है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ठीक है, और वर्टिकली ये रेस्ट में रहेगा। तो इसके लिए दो इक्वेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे along वर्टिकल, किसके लिए काम कर रहे हैं बच्चों? ये हम लोग बिड के लिए काम कर रहे हैं। तो along वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका n cos थीटा इक्वल्स टू क्या है बच्चों? mg, n cos थीटा इक्वल्स टू mg, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? तो n sin थीटा जो है, n sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो आपका n sin थीटा है along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो जो n sin थीटा है दिस विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस कितना लोगे भाई? तो मोती यानी बिड का जो रेडियस है वो तो r/2 है, तो यहां लिख दोगे r/2। ओके, अब देखो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2, ठीक, 1/2 कर देते हैं या 2/1 कुछ भी कर दो। तो 2/1 कर दोगे, 2/1, तो n sin थीटा बाई n cos थीटा, तो n कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू, और इधर क्या होगा बच्चों? इधर m ओमेगा स्क्वायर r/2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई mg, यहां से mm कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ये आपका ओमेगा स्क्वायर r/2g। अब देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अब tan थीटा कैसे निकालोगे? तो tan थीटा निकालना बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि थीटा निकाल लो। तो थीटा कैसे आएगा? तो देखो इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में देखो, साइन थीटा अगर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है विच इज r/2, है ना, और ये हो गया r, तो दिस इज 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री तुरंत निकाल लेंगे, तो tan थीटा की जगह tan 30 लिखेंगे, तो tan 30 होता है 1/√3। तो इस तरीके से 1/√3 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r/2g। आपको क्या चाहिए बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका 2g ऊपर चला गया अपॉन r√3। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी 2g अपॉन r√3। इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर जो है बच्चों वो 2g अपॉन r√3 निकल के आया, और इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो गया। तो आंसर आ जाएगा 2g अपॉन r√3, ये आ जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखो जा ध्यान से, यहां पे इस पुली को आप कनेक्ट कर देना, ये छूट गया था, ये पुली कनेक्टेड है इस आपका प्लैंक से। देखो ए 50 kg पर्सन स्टैंड्स ऑन 25 kg प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक ये आदमी है बच्चों जो इस 25 kg, ये जो दिख रहा है ना प्लेटफॉर्म, ये 25 kg का है और ये खुद आपका 50 kg का है। He pulls on the rope which is attached to the platform via a frictionless pulley as shown in figure। अब इस जिस रोप को खींच रहा है, यही रोप देखो यहां से लेके यहां तक ऐसे है, क्लियर। और एक दूसरा रोप ये आपका लग गया। तो पूछ रहा है द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट स्टीडी रेट इफ फोर्स विच पर्सन पुल्स द रोप।
अब यहाँ पे एक दिमाग लगाते हैं, ये स्टीडी रेट का क्या मतलब है? स्टीडी रेट का मतलब हुआ, स्टीडी का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट। अब कांस्टेंट रेट से ऊपर जा रहा है मतलब कि एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है? जीरो। आ रही है बात समझ में? मतलब आप ये मान के चलो, अगर आप ये भी सोचते कि ये रेस्ट में है तब भी वही आंसर आता, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे या रेस्ट में है, एक्सेलरेशन तो आप जीरो ही लोगे, नेट फोर्स तो आपको जीरो लेना है। तो आपको पूछ रहा है कि इसको कितना फोर्स लगाना चाहिए। सिंपल, ये न्यूटन लॉ का एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना चाहिए। अब इसका आप सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 19 था बच्चों, ये 19 था, हम लोग 20 नंबर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप बस फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लोगे, ठीक है ना। ये मैंने दे दिया ताकि आप फोर्स और डायग्राम, मतलब कैसे फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो आप समझ सको, ठीक है ना। ये सिंपल सा, ये कहीं आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आने की संभावना है। अब देखते हैं, यहां पे ये कुछ इस तरीके से है, ये आपका लग गया और ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये ऊपर गया, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा, यहां पे एक पुली है, इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करवा दूंगा। फिर यहां से एक पुली है, ठीक, और इस मैन ने उस रोप को पुल किया है नीचे की ओर। ठीक है, डायग्राम जैसा बना, काम चलाओ। अब पहली बात सुनो, आपका ये जो लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो कौन कौन सा फोर्स कहां कहां लग रहा है वो देखते हैं। ये मैन और ये प्लेटफॉर्म, ये दोनों साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, है ना, तो इन दोनों को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को हमने मान लिया सिस्टम, क्योंकि सिस्टम मानने के लिए अपने को यही सिखाया ही गया है कि उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम, है ना, बॉडी का एक्सेलरेशन सेम हो। चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं, दोनों के लिए जीरो है, तो सेम ही हो गया, तो सिस्टम मान लिया। इससे क्या फायदा होगा कि इनके आपस में लगने वाला नॉर्मल फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अब देखो हो क्या रहा है, इसने रस्सी को खींचा होगा, मान लो जिस भी फोर्स से नीचे, वो फोर्स टेंशन के फॉर्म में ट्रांसमिट हो गया होगा, क्योंकि हमने ये चीज, इस चीज को पढ़ा है कि रस्सी के फ्री एंड पे जो फोर्स हम लगाते हैं वो टेंशन के फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहां अगर आपने टी लगाया होगा तो ये टी पूरा यहां तक चला गया, ऊपर लग गया टी, ऊपर लग गया टी, क्लियर। ये दूसरी रस्सी है तो यहां लग गया आपका टी डैश और यहां भी लग गया आपका टी डैश, क्लियर, यही पूरा मामला है। अब अगर ये रस्सी को नीचे टी से खींचेगा तो रस्सी इसको ऊपर टी से खींच लेगी। तो अब देखो फोर्स कैसे दिखाएंगे। सबसे पहली बात है कि आप यहां एक बॉक्स टाइप का बना दो जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का। अब इसमें देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक नीचे लग रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावे इस आदमी पे जो टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, ये तो रस्सी ने लगाया, तो एक टेंशन यहां दिखा दो ऊपर, टी। आ रही है बात समझ में? ये टी वही होगा जो ये आदमी फोर्स के रूप में रस्सी को खींचा होगा। इसके अलावे देखो ये जो रोप है ये भी तो इस प्लैंक से ही बंधा हुआ है, तो इस प्लैंक के ऊपर, प्लैंक मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर लग रहा है ऊपर टी डैश, तो एक फोर्स और लगा दो टी डैश, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। देखो फिर से हम लोग काउंट कर लेते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम का ये लग गया एम जी, ठीक है, आपस का नॉर्मल को कैंसिल मान के चलो, ऊपर लग गया यहां पे एक टेंशन टी, तो वो टी दिखा दिया, यहां लग गया टी डैश। अच्छा जरा इस पुली को देखो, इस पुली पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? ऊपर टी। जब तक रस्सी सेम रहती है बच्चों तब तक टेंशन क्या लेना होता है? सेम। अगर मासलेस रस्सी है तो यहां टी और नीचे क्या लग गया? टी डैश। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं टी डैश इक्वल्स टू 2t, है ना। तो एक तरीके से यहां टी डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2t। तो टी डैश को हमने 2t के बराबर प्रूफ कर लिया।
तो पूरे सिस्टम पे ऊपर कितना लग गया 3t और नीचे कितना लग रहा है ये, और चूंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है तो निश्चित तौर पे 2t प्लस t 3t जो होना चाहिए वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी के बराबर होना चाहिए। अब देखो इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है आपका 25 और 50, 75 हो गया तो ये हो गया 750 एंड दिस इज 3t, t इक्वल टू 250 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि टेंशन जो वो लगाएगा वो कितना लगाना चाहिए 250 न्यूटन का। तो 250 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन के पीछे को देने के पीछे रीजन ये था मेरा कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, ठीक है, और थोड़ा समझें कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लिख, इसको जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया आपने? चलो अब आगे देखते हैं। तो ये 20 था अपना, 250 इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों 21, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं लेकिन दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपको जो उसमें से अच्छा लगे आप उसको यूज करना। देखो यहाँ पे क्या है कि एक आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसी को वेज कहा जा रहा है, और इस इंक्लाइन प्लेन को ए एक्सेलरेशन से इधर लेके हम लोग जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ये ए की कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम, जिससे कि आपका ये जो मास है, ये जो बॉडी है, ये आपका नीचे फ्रीली फॉल करे, है ना, फ्रीली फॉल करे। क्लियर है? ये अपने को पूछा जा रहा है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि देखो डायग्राम पहले हम लोग इसका सही से बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो हमने ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया, बिना न्यूटन लॉ के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा एक लॉजिक लगा के। ये आपका ब्लॉक, ठीक है। अब हम लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, इसको कंस्ट्रेन लॉ भी बोल सकते हो, कंस्ट्रेन का यूज करके हम लोग कर लेंगे। तो यहां पे आप देखो कि मान लेते हैं किसी समय जब ये यहां पे है और ये इंक्लाइन जो है पीछे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, और तुम्हें ये दिखना चाहिए नीचे फ्री फॉल करता हुआ। फ्री फॉल करता हुआ मतलब, फ्री फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब ही हो गया कि जी एक्सेलरेशन होगा, वो भी किधर, डाउनवर्ड। तो बच्चों इंक्लाइन इधर जा रहा होगा और ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये इस तरीके से डाउन आते 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 जमीन पे यहां पे आ जाएगा। लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये यहां तभी आएगा तब तक इंक्लाइन को पीछे इधर खिसकना होगा। यानी नेक्स्ट डायग्राम अगर हम लोग बनावें तो मैं यहां डायग्राम बना के शो कर देता हूं इसको, कि कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप कंपेयर करो कि अब यहां ब्लॉक आ चुका है ना, ब्लॉक यहां आ चुका है। तो देखो सीधी सी बात है कि ये ब्लॉक यहां टच तब करेगा जब इंक्लाइन पीछे खिसक जाएगा। तो इंक्लाइन पीछे कितना खिसकेगा बच्चों, तो इंक्लाइन पीछे खिसक के आया x, यानी इंक्लाइन पीछे कितना खिसक रहा है x, और ये सेम टाइम में नीचे कितना आ रहा है y। मान लेते हैं ये हाइट कितनी है y। क्लियर है? तो अब देखो यहां से मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि जितनी देर में ये y डिस्टेंस गिरेगा, इंक्लाइन पीछे कितना खिसक चुका होगा x। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो y और x के बीच में अगर रिलेशन हम लोग यहां निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन x, y अपॉन x। अब देखो करना क्या है, ये डायग्राम समझ में आया कि ये इंक्लाइन पीछे जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा। इंक्लाइन जब पीछे x डिस्टेंस जाएगा तो ये ब्लॉक y आएगा सेम टाइम में। अब देखो इंक्लाइन के लिए इक्वेशन लिखो काइनेमेटिक्स से। तो काइनेमेटिक्स से इंक्लाइन के हिसाब, इंक्लाइन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, और हाफ at², है ना। डेल्टा x बराबर ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 मान लिया, इक्वल्स टू हाफ at²। ब्लॉक के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे कितना हुआ y,
इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 मान लो, और उसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, g। तो ये हो गया हाफ GT²। टाइम दोनों के लिए सेम लोगे। अब ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो अब एक काम करते हैं, 2/1 कर लेते हैं। पहले इसको आप फटाफट राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो, अब अगर यहां पे 2/1 कर देंगे, 2/1, तो y/x इक्वल्स टू g। देखो हाफ t² तो कैंसिल हो जाएगा, तो g/a। ओके, और ये आपका कितना है, ये y/x कितना है, tan थीटा, हमने पहले ही लिखा। तो tan थीटा इक्वल टू g/a। सो a इक्वल्स टू g/tan थीटा, और इस तरीके से 1/tan थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आ गया, a को जो होना चाहिए g cot थीटा के बराबर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा यहां पे आंसर आ गया g cot थीटा। तो ये एक मेथड हो गया, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं बताता हूं। ये पहला मेथड आप अच्छे से देखो, पहले ये डायग्राम बना लेना, उसके बाद आप ये लिख लेना, ठीक है ना। अब इसका देखो सेकंड मेथड, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें हम न्यूटन्स लॉ और स्यूडो फोर्स का हम लोग यूज करेंगे। सेकंड मेथड, एक बात गौर करना बच्चों कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक। अब इसके ऊपर ये रखा हुआ ब्लॉक, लिखा हुआ है फ्री फॉल हो रहा है। तो कोई चीज फ्री फॉल तभी होगा जब अगर वो फ्री फॉल हो रहा होगा, तो पक्की बात है उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होगा। देखो ये ब्लॉक सीधा आपका ऐसे कब गिरेगा, जब इसके नीचे का सपोर्ट कोई नॉर्मल नहीं लगाएगा। तो ये बात तुम्हें यहां भी होगी कि ये आपका नीचे तभी आएगा इस तरीके से जब यहां पे नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0। क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहां पे जो नॉर्मल फोर्स हम लोग लेंगे, नॉर्मल फोर्स को क्या ले लेंगे, 0। क्लियर है? और ये इंक्लाइन आपका इधर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए अपने ऑब्जर्वर को इंक्लाइन पे बिठा देते हैं। कहां बैठ गया ऑब्जर्वर अपना, इंक्लाइन प्लेन पे। अब देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। नॉर्मल तो हो गया 0, एक लगा दोगे mg, एक mg लगा दोगे, ठीक है। और दूसरा क्या लगाओगे, दूसरा एक स्यूडो फोर्स। कहोगे स्यूडो फोर्स क्यों? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। क्योंकि ये जिस फ्रेम में बैठा हुआ है वो फ्रेम इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन a होगा। तो ये इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। स्यूडो फोर्स का तो यही होता है ना भाई। अब स्यूडो फोर्स लगाता है ठीक अपोजिट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के ठीक अपोजिट, और उसका वैल्यू होता है मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो देखो एक नीचे mg लगा और एक लग गया आपका स्यूडो फोर्स। नॉर्मल तो लगेगा आपका 0। क्लियर है? अब एक बात सोचो कि इस पे जो बैठा हुआ है उसके हिसाब से जो भी मोशन होना है फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द इंक्लाइन, जो ऑब्जर्वर इंक्लाइन पे बैठा हुआ है उसके हिसाब से इधर तो मोशन हो नहीं पाएगा। इसका जो भी मोशन होगा आपका इस साइड ही होगा, मतलब कि डाउन द इंक्लाइन, इस तरफ तो हो नहीं सकता है। क्लियर है? तो मतलब इस डायरेक्शन में यानी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो एक नॉर्मल तो खैर लगना ही नहीं है। अब ये अगर एंगल थीटा है बच्चों, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर टूट जाएगा आपका mg cos थीटा, है ना। और इसी तरीके से स्यूडो फोर्स, ये क्या है, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का भी कंपोनेंट तोड़ोगे, तो ये थीटा है तो ये थीटा है, तो स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा fp cos थीटा, और mg का भी इधर टूटेगा mg sin थीटा, क्योंकि mg cos थीटा इधर आया तो mg sin थीटा इधर। तो fp cos थीटा नीचे, mg sin थीटा नीचे। तो इस ऑब्जर्वर के लिए याद रखना ये ग्राउंड पे नहीं बैठा हुआ है, इसके लिए ये निश्चित तौर पे इधर जा रहा होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो fp का देखो स्यूडो फोर्स का इधर कंपोनेंट आ गया fp cos थीटा, ये एंगल थीटा है, तो दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा
और ये आएगा आपका कितना, ये आएगा एफ पी साइन थीटा, ठीक है। और नॉर्मल तो 0 है, तो एफ पी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा को। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, उस डायरेक्शन में जो इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, तो इक्वेशन लिखोगे आप क्या, एफ पी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। और एफ पी क्या होता है बच्चों, तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का, इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। अब यहां से एम एम कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल्स टू जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये आपका निकल के आ गया जी कॉट थीटा। तो ए इक्वल्स टू आ गया आपका जी कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो, आपको दोनों में से जो मेथड्स आसान लगे उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, सारे सरफेस स्मूथ हैं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। द रॉड इज मूव्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट विथ एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड। इस रॉड को नीचे की ओर मूव करवाया जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 9 कर लो, ये जी नहीं है 9 है, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड बाय द वेज, तो ये जो वेज जो कि इंक्लाइन प्लेन है 10 kg का, ये आखिर इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, आपको ये बताना है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन आने का चांस है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या समझना होगा, आपको पहले समझना होगा कि ये मोशन हो कैसे रहा है। तो देखो क्या हो रहा होगा, जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, अब ये इंक्लाइन प्लेन जो है बच्चों ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ये मूवेबल ये आपका क्या है, मूवेबल। तो आप कहोगे ये मूवेबल कैसे है ना, मूवेबल कैसे, कैसे ये मूव कर सकता है, कैसे आप समझ गए। तो सीधी सी बात है कि अगर ये आपका ब्लॉक इस तरीके से, ये रॉड जो है ये इस तरीके से नीचे डाउन आ रहा है ना, ये आपका इस तरीके से नीचे तभी आ पाएगा जब ये पीछे खिसकेगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन a1 दिया हुआ है आपको 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो निश्चित तौर पे ये पीछे जा रहा होगा किससे, a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब आपको क्या करना है कि a1 का वैल्यू दिया हुआ है, a2 कैलकुलेट कर लेना है। इसके लिए आप कंस्ट्रेन लॉ का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये एंगल थीटा है जो कि 37 डिग्री दिया हुआ है। अब जरा देखना, जो कुछ देर पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाए थे वही यहां भी लगाएंगे। जब ये रॉड इस ग्राउंड को टच कर जाएगा, देखो ये रॉड यहां जब टच करेगा तभी जब आपका ये इंक्लाइन आपका खिसक के यहां पे आ जाएगा। एक बात समझो, जब मेरी बात समझो कि ये रॉड यहां टच तभी करेगा जब इंक्लाइन इधर मूव करके यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि ये रॉड जितना देर में वाई डिस्टेंस कवर करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना देर में इसको एक्स पीछे जाना पड़ेगा। क्लियर। और आप लिख सकते हो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो जिस सीधी सी बात है, देखो इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में कैसे रिलेशन आ जाएगा, जितनी देर में ये वाई डिस्टेंस फॉल करेगा उतनी देर में ये एक्स पीछे जाएगा। ये बात तो मानते हो, तभी जाके वो आएगा नीचे, जब जमीन में तभी ये नीचे आ रहा है तो ये स्पेस खाली करेगा इसके लिए। ये तो समझ में आ रहा है ना। अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लो ये यहां से यहां तक टी टाइम में है, कितने टाइम में है, टी टाइम में। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया y, इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 प्लस हाफ a1, इसका एक्सेलरेशन है a1 इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, जो हम लोग कुछ देर पहले भी प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे ये कॉन्सेप्ट का यूज। इसके अलावे इसके लिए लिखोगे x इक्वल टू 0 प्लस हाफ a2 टी स्क्वायर, है ना। तो देखो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग फटाफट यूज कर लेंगे। अब यहां पे इन दोनों को डिवाइड कर दो तो बाकी सारी चीजें तो कट जाएंगी। तो ये y अपॉन एक्स जो है ये निकल के आ गया a1 अपॉन a2, और y अपॉन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू
A1 अपॉन A2। अब जरा ध्यान देना, A1 की वैल्यू दी गई है कितनी 9 और tan 37, तो tan 37 होता है बच्चों 3/4, tan 37 होता है 3/4, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। उसके बाद A1 कितना है आपका 9 और A2 अपने को फाइंड आउट करना है। सो A2 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 अपॉन 3, तो यहां से ये कैंसिल होके आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने इस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन निकाल लिया। इसका अगर 9 है तो इसका क्या हो जाएगा 12, और ये रिलेशन कैसे डेवलप हुआ वो आपके सामने है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ें। चलो, ये यहां तक तो हो गया, लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है? तो ध्यान दोगे, पूछ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड बाय द वेज। इस रॉड पे ये फोर्स कितना लगाएगा इंक्लाइन, उसका भी इलाज करते हैं। पहले इसको आप राइट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया आपने? चलो आगे देखते हैं। अब बात यह है कि इस वेज के ऊपर वो रॉड और वेज के बीच फोर्स कैसे कैसे लग रहा है वो जरा देखो, जरा ध्यान देना बच्चों। देखो, ये रॉड का सरफेस और ये इंक्लाइन प्लेन है ना। अब इन दोनों के बीच में कैसे फोर्स लगेगा, तो तुम जानते हो कि जब दो सरफेस इसका सरफेस के साथ टच में होगा, तो दो सरफेस जब टच में होते हैं तो उनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगता है, और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस है रॉड का, इस पे ये जो इंक्लाइन है इधर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है, इधर नॉर्मल लगाएगा, और इसी नॉर्मल का रिएक्शन इस इंक्लाइन पे भी लगेगा। वो किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। आ रही है बात समझ में? अगर ये n कैलकुलेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये n कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग इसी n को निकाल लेते हैं, जो बहुत आराम से आ जाएगा। कहोगे कैसे आ जाएगा? तो देखते जाओ। इस इंक्लाइन प्लेन के लिए देखो, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा है ना। तो आप एक काम करो यहां पे, और ये इंक्लाइन इधर जा रहा है किससे? A2 से, ठीक है। तो ये थीटा है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका थीटा। तो n का एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउन नीचे टूटेगा n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या टूटेगा? n sin थीटा। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका टूट रहा है बच्चों नॉर्मल का, ध्यान देना, ये जो n sin थीटा टूट रहा है, यही इसको इस इंक्लाइन को इधर मूव करवा रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इंक्लाइन का अपना mg लग रहा होगा नीचे, एक ये सरफेस भी n डैश लगा रहा होगा। तो उन फोर्सेस से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को इसी n को कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही n का रिएक्शन आपका रॉड पे लग रहा है। और क्वेश्चन में तुम देखो लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड बाय द वेज, वेज माने इंक्लाइन। ओके, तो अब हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। हम लोग यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से देखो n साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इकलौता फोर्स n साइन थीटा है, और मास इंटू एक्सेलरेशन कर लोगे तो n की जगह n रहने दो। साइन थीटा, साइन 37 होता है बच्चों 3/5, मास है 10 kg, एक्सेलरेशन अभी आया था 12। तो इस तरीके से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा 50 इंटू 12 अपॉन 3, और ये 3 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 200 न्यूटन निकल के आपका आ गया, ठीक है ना। तो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 200 न्यूटन, जो उसके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है ना, एक सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम हम लोग SHM में पढ़ते हैं, उसमें आपका एक इस तरीके से बॉल होता है, और बॉल का मास m होता है, और ये लेंथ l होता है, और ये इस तरीके से हवा में स्विंग करता रहता है। स्विंग करता रहता है मतलब सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है। ये जो आपका है इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे चलता रहेगा। आ रही है बात समझ में? ये सर्कुलर पाथ पे चलता रहेगा आपका। तो ये जो आपका बॉल है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा,
इसी को लेके यहां क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये मैक्सिमम जिस एंगल तक जाएगा और जहां रुक जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड, और वो है 40 डिग्री। देखो ये है क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का ही, इसमें कोई सिंपल पेंडुलम वाली बात नहीं है, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स पे आधारित है। तो बच्चों यहां पे ये मान के चलो कि ये 40 डिग्री तक गया, 40 डिग्री मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड, और वहां पे क्या है ये रेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद जब वो वहां से मूव करना शुरू करेगा और ये एंगल आपका डिक्रीज करेगा, जब ये एंगल आपका 20 डिग्री हो जाएगा, देखो यहाँ पे 20 डिग्री है, तो उस केस में आपका स्ट्रिंग में आपको टेंशन पूछ रहा है कि रस्सी में कितना तनाव होगा, और आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे इसका। तो 23 में ये यहाँ पे आपका ये बॉल इस तरीके से है, ठीक है। अब ये यहाँ पे रेस्ट में, ये 40 डिग्री पे आपका रेस्ट में, यहाँ पे रेस्ट में, यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों 0, और ये जो 40 डिग्री है ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये 40 डिग्री जो है ये एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड। आ रही है बात समझ में। और ये यहाँ पे क्या है आपका रेस्ट में। अब अगर आपने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद ये आपका मान के चलो कि यहाँ पहुँच गया। जब ये यहाँ पहुँच गया तो अब इसका एंगल जो है ये रिड्यूस होके 20 डिग्री हो गया, ठीक है। जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गेन कर लेगा। तो जो वेलोसिटी होगी, तो मान लो ये सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग होगी, ये आपकी वेलोसिटी हो गई इसकी। अब देखो जब ये 20 डिग्री है, यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखते हैं मतलब कि फोर्स दिखाते हैं। तो एक फोर्स तो दिखा दोगे टेंशन इस तरीके से, दूसरा दिखा दोगे mg किधर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही दो फोर्स लग रहा होगा। फिर क्या करोगे, mg के कंपोनेंट्स को तोड़ो। तो देखो अगर ये एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा, 20 डिग्री। तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां पे ऐसे होगा ठीक इस तरफ, जो कि mg cos 20 डिग्री होगा, और एक होगा आपका टेंजेंट के लॉन्ग mg sin 20 डिग्री, mg sin 20 डिग्रीज। अगर इस पॉइंट पे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करें, न्यूटन सेकेंड लॉ का, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है T, सेंटर से दूर लगने वाला है आपका mg cos 20 डिग्री इज इक्वल टू v स्क्वायर्ड बाई L। मान लो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है L। कहोगे ये क्यों लिखा गया है, तो बच्चों नेट फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो T इक्वल्स टू इसको इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा mg cos 20 डिग्री प्लस mv स्क्वायर्ड अपॉन L। तो तुम देख सकते हो बच्चों, तुम आराम से यहां देख सकते हो कि जो टेंशन है वो समथिंग प्लस दिस है, कुछ ऐड करने के बाद ये आया। इसका मतलब ये जो टेंशन है हमारा, ये टेंशन ग्रेटर होगा mg cos 20 डिग्री से, है ना। तो अगर कोई मेरे से पूछे, हाँ यहां पे अगर बात करोगे, इस जगह पे बात करोगे, तो यहां पे mg नीचे लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, और ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा, और यहां पे इसका कंपोनेंट mg cos 40 आएगा, है ना। तो यहां पे टेंशन जो है वो भले इसके बराबर है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, और यहां ये वेलोसिटी नॉन जीरो होने की वजह से आपका mg cos 20 में समथिंग ऐड हुआ, और टेंशन की वैल्यू ग्रेटर आ गई किससे, mg cos 20 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन mg cos 20,
ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि कार की स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है। अब ये एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है जहाँ पे एक सर्कुलर टर्निंग है। एक टर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब क्या हुआ कि रोड को बैंकिंग नहीं किया गया है। जो रोड है वो बिल्कुल आपका फ्लैट है ना, ये बैंक्ड नहीं है, बैंकिंग नहीं की गई है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.8 और म्यू की वैल्यू दी गई है बच्चों, म्यू की वैल्यू 0.8 दी गई है। ठीक है ना, ये फ्लैट सर्कुलर टर्निंग है, कोई बैंकिंग नहीं है, एक बात समझना है यहाँ पे। फिर उसको एक कर्व निगोशिएट करना है। कर्व निगोशिएट करने का मतलब है कि उस कर्व टर्न पे उसको घूमना है और जी की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है। द कार विल स्किड, जो कार है वो स्किड कर जाएगी अगर रेडियस की वैल्यू इसमें से कौन सी वाली होगी। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में करना क्या है, अपने को सबसे पहली बात है कि ये समझना होगा कि फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे होता क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे जब कार मूव करती है तो कार को स्किड करने की टेंडेंसी होती है। कार स्किड नहीं करती है बल्कि टेंडेंसी होती है बाहर की ओर और फ्रिक्शन लगता है आपका अंदर की ओर। और ये जो फ्रिक्शन है दिस विल ट्राई टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। कौन? फ्रिक्शन। अगर मान लो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तब उस केस में आपका ये गाड़ी जो है, ये कार जो है बाहर की ओर स्किड कर जाएगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल की जगह लिख देंगे mv²/r। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे कि अगर ये v को बढ़ाएं, है ना, v को बढ़ाएं चाहे r को घटाएं, दोनों केस में आपका ये पूरा टर्न बढ़ेगा। v अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन आपका बढ़ेगा। क्लियर? v अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन तो एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ता है। सर्टेन लिमिट कहने का मतलब है एफएस मैक्स। अगर उससे ज़्यादा आपका डिमांड हो गया सेंट्रीपिटल का तो गाड़ी तो स्किड कर जाएगी। तो स्किड होने के केस में क्या होगा? फॉर स्किडिंग, स्किडिंग के लिए क्या होगा बच्चों? स्किडिंग के लिए सीधी सी बात है एफएस मैक्स से बड़ा हो जाएगा आपका mv²/r। अगर mv²/r एफएस मैक्स से बड़ा है तो गाड़ी क्या हो जाएगी? स्किड। और एफएस मैक्स की जगह आप क्या लिखोगे? तो एफएस मैक्स की जगह लिखोगे म्यू इंटू नॉर्मल से ग्रेटर हो गया mv²/r। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.8 रख दो। नॉर्मल जो है कार के वेट के बराबर है और कार का वेट जो है वो मास इंटू जी, m इंटू जी इज ग्रेटर देन mv²/r। अब यहाँ से mm कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये आपका 0.8 और g कितना है आपका? तो g आ जाएगा आपका यहाँ पे 10, है ना, g आ जाएगा आपका 10 और v² 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 मीटर पर सेकंड आएगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 100/r। तो यहाँ से देखो फिर क्या लिखेंगे हम लोग? तो ये आपका 8 से ग्रेटर हुआ 100/r। सो r को इधर ले आओ, तो r की वैल्यू लेस देन होगी 100/r। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो 1 फिर 2, हाँ 12.5। यानी अगर रेडियस, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर रेडियस 12.5 से कम हुई तो गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगी। मतलब 12.5 तक भी वो मूव कर जाता। 12.5 अगर रहता तब तो फिर ये स्मॉलर के बजाय इक्वल का साइन दे देते, लेकिन चूंकि 12.5 से यहाँ स्किड करने की बात हो रही है
तो वो सारा रेडियस जिसकी वैल्यू 12.5 से कम होगी, गाड़ी आपकी स्किड कर जाएगी। और यहां तुम देखो 12.5 से कम एक ही है जो कि है आपका 10 मीटर, ठीक है ना। बाकी में स्किड नहीं करेगा, इसमें स्किड कर जाएगा। क्लियर? तो इसको राइट डाउन कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए ट्रेन हैज टू निगोशिएट ए कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर। एक ट्रेन को एक सर्कुलर टर्न पे घूमना है, ठीक है बच्चों। फिर पूछता है बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल्स बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल्स फॉर ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स आर दिस। अब देखो इसमें क्या दिमाग लगाना है, यहां पे बैंकिंग का केस सोचना है। जैसे रेलवे की जो पटरी होती है उसमें दो रेल्स होते हैं, दो पटरियां होती हैं, उसमें से इनर वाले के रिस्पेक्ट में आउटर वाले को आपको थोड़ा हाई लेवल पे कर देना है, ताकि जैसे रोड जो बैंक होता है ये आपका बैंक हो जाए। क्लियर? तो वही पूछ रहा है कि इसको कितना हाइट से हम लोग रेज करेंगे इनर वाले के रिस्पेक्ट में। और दोनों रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो दिया हुआ है आपका 1.5। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बैंकिंग वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे और वहां से बच्चों देखो इसका हम लोग आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 25 में जो ये रेल आपका मूव करेगी, है ना, रेलगाड़ी जो आपका सर्कुलर टर्निंग पे मूव करेगी, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने क्या किया है, पटरियों को बैंक्ड कर दिया है। यानी वो जो रेल्स हैं, लाइन है, उनको बैंक कर दिया है। उसमें से इनर वाले के रिस्पेक्ट में आउटर वाले को हमने थोड़ी सी हाइट दे दी है। तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा, जैसे रोड की बैंकिंग होती है वैसे ही यहाँ पे रेलवे ट्रैक की बैंकिंग की गई है। और ये आपका ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये आपका इनर ट्रैक है जो कि इस तरीके से जा रहा होगा और ये आउटर ट्रैक। आ रही है बात समझ में? और यहां पे जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों ट्रैक के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आउटर ट्रैक है ये इनर ट्रैक के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट तक ऊपर उठा दिया गया है ना। ये x दिया हुआ है, ये h आपसे पूछा गया है। तो मान लो ये एंगल थीटा है। तो बैंकिंग वाला हम लोग कंडीशन जानते हैं। बैंकिंग वाले कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स इस तरीके से लग रहा होता है, नीचे mg लग रहा होता है बच्चों। और इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और वो कंपोनेंट कितना होगा तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। अगर ये थीटा है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, जैसा कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर टूट गया, दैट इज n cos थीटा, और एक कंपोनेंट टूट गया सामने, दैट इज n sin थीटा। और ये n sin थीटा जो है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, दैट इज Fc। और ये जो mg है इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा होगा, n cos थीटा। ठीक है ना, सिंपल सिंपल चीज है। अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों n sin थीटा इज इक्वल टू Fc। सो n sin थीटा और ये Fc हो गया आपका mv स्क्वायर्ड बाई r। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स ये आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हो गया वर्टिकल में, दैट इज n cos थीटा इज इक्वल टू mg। उसने किसको बैलेंस किया है, mg को। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू mm कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये v स्क्वायर्ड अपॉन rg। अब देखो अपने को निकालना क्या है, तो अपने को निकालना है ये हाइट h। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन के जैसा काम कर रहा है। तो इस ट्रायंगल की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस, और वो कौन है x। तो tan थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं h अपॉन x से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग h अपॉन x इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो h इक्वल्स टू v स्क्वायर x अपॉन आर जी।
ठीक है। अब v की बात करें तो v जो है हमारा दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो वो आ जाएगा आपका 10। रेडियस आपका 200 मीटर दिया हुआ है और g की वैल्यू 10 लेनी है, तो सबको पुट करो। तो सबको अगर यहाँ पुट करोगे तो v स्क्वायर हो गया आपका 100, ठीक है। x दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर। देखो यहाँ पे रेल्स के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर है, तो 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 200, दिस इज 200, और g की जगह 10 कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, तो ये हमने 2 0 कैंसिल कर दिया। अब ये आ रहा है आपका कितना, सो h इक्वल्स टू, इस पॉइंट को भी हटा दोगे तो एक 0 और नीचे आ जाएगा, तो ये 15/200 मीटर्स आ रहा है। तो हमें ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे तुम देख सकते हो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, 2 0 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट जो है, जो आउटर रेल है उसकी हाइट जो होनी चाहिए इनर के रिस्पेक्ट में 7.5 सेंटीमीटर हाइयर। ओके, तो h की वैल्यू आ जाएगी 7.5, तो आंसर हो गया फर्स्ट। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a। ये IIT JEE 2002 में पूछा हुआ है। ए मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स ए बॉल इनसाइड द लिफ्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आर रिस्पेक्टिवली। अब जब ध्यान से समझते हैं, ये सिंपल है, इसमें कोई न्यूटन्स लॉ नहीं लगाना है, बल्कि आप रिलेटिव मोशन पे इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात है कि ये जो एलिवेटर है, इस एलिवेटर के अंदर एक आदमी ने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। अब जो लिफ्ट है, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a, ये लिफ्ट खुद a से नीचे आ रही है, तो इसके अंदर जो ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ये भी नीचे आ रहा होगा, कितना से, a से ही आ रहा होगा, क्योंकि ये लिफ्ट के अंदर ही बैठा हुआ है। क्लियर। चलो, एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, वो आपका रेस्ट में, तो इसको आप अगर देखने के लिए बोलोगे एक बॉल को, ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे। इनफैक्ट जब ये बॉल को रिलीज किया गया, ए मैन ड्रॉप्स ए बॉल, अब जब ये बॉल ड्रॉप हो गया, उसके हाथ से छूट गया, फिर तो ये लिफ्ट के अंदर फ्री फॉल गिरेगा। बात समझ रहे हो ना, जब आपने बॉल को छोड़ दिया, फिर वो बॉल लिफ्ट के किसी पार्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब है उस बॉल का जो एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा वो होगा g। यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बॉल फ्री फॉल गिर रहा होगा। अब कौन क्या देखेगा वो समझो, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसे तो g दिखेगा, वो भी डाउनवर्ड। क्यों बच्चे, क्योंकि वो तो सीधा देखेगा कि भाई ये जी से गिर रहा है और ये खुद क्या है, रेस्ट में, ये रेस्ट में ऑन द ग्राउंड है। लेकिन जो एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है, अब वो एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है तो वो खुद ए से नीचे गिर रहा है और उसी डायरेक्शन में ये बॉल भी गिर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव में पता ही है तुम्हें सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी अगर हम लिखना चाहें एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो सीधा हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो g माइनस a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इनसाइड एलिवेटर, एलिवेटर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका g माइनस a, और वो भी किधर होगा, डाउनवर्ड। क्लियर है। तो अब देखो, फिर अब यहां पे तुमको मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान देना है, रिस्पेक्टिवली। तो पहले किसके बारे में लिखना है, तो लिखा हुआ है बॉल ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट, तो पहले g माइनस a लिखना है, चॉइस, उस चॉइस को सेलेक्ट करना है जिसमें g माइनस a पहले हो। यही सिली मिस्टेक वहां एग्जाम में नहीं करना है। और दूसरा, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो ग्राउंड पे जो बैठा हुआ है वो g से देखेगा, तो एक g माइनस a से देखेगा, दूसरा g से देखेगा, आंसर हो गया आपका थर्ड। क्लियर है। आप जल्दीबाजी में
ये ध्यान रखेंगे कि वहां पे क्या मार्क करना है, ठीक है। तो G माइनस ए कॉमा G लिख लिया आपने। चलो अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। यहां पे देखो लिखा हुआ है कि ए मैन ए मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर, ठीक है ना। एक मास है 10 kg का और वो एक रोप के सहारे लटका हुआ है, ठीक है। 4 मीटर का आपका रोप है। फ्रॉम द सीलिंग ए फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट मिड पॉइंट। उस रस्सी के मिड पॉइंट पे आपने क्या लगाया, फोर्स, ठीक है। सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप, जो आपका ऊपर वाला आधा जो है वो 45 के एंगल पे चला जाए विद द वर्टिकल, देन F इक्वल्स टू। अब देखो, और रोप को मान के चलना है मासलेस। बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेन 2020 में पूछा हुआ है, एकदम से ये रिसेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग न्यूटन्स लॉ में कर चुके हैं और उससे ये मिलता जुलता है। देखो क्या करना है इसको, इसमें अपने को ये 27 होगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना होगा, पहले देखो इनिशियल सिचुएशन ये था, ये एक ब्लॉक है 10 kg का, ये 4 मीटर की रस्सी से हैंग कर रहा है, ठीक है। और ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है, 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे। फिर क्या बोल रहा है कि अब आप क्या करो कि एक फोर्स लगाओ F हॉरिजॉन्टली। अब बच्चों खुद सोचो कि अगर यहां पे अगर हम एक फोर्स लगाएंगे, खुद सोचो यहां पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये जो बीच वाला पॉइंट आगे जाएगा, तो इससे रस्सी जो है वो किस पोजीशन में आ जाएगा, खुद सोचो। ये इस तरीके से आ जाएगा, कुछ ऐसे, क्लियर। और लेकिन ये तो आपका हैंग करता हुआ नीचे ही रहेगा, ये नीचे ही हैंग करता हुआ रहेगा। आ रही है बात समझ में। और आपका यहां पे ये फोर्स लग रहा होगा F। कह रहा है कि इसको ऐसे फोर्स लगा के हमने यहां पहुंचा दिया और ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा होगा, 45। तो इस फोर्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो बहुत आराम से हो जाएगा, आप देखते जाओ बस। सीधी सी बात है कि इस रोप में यहां पे टेंशन मान लेते हैं T, और ये T किसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके mg को, क्लियर। अब ये एक तरीके से तुम्हारा जंक्शन हो गया जहां तुमने एक फोर्स लगाया F, ओके। तो यहां पे एक T नीचे लग रहा होगा, आ रही है बात समझ में। और दूसरा फोर्स यहां के बाद टेंशन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां तुम फोर्स लगाए हो, तो इसमें मान लेते हैं हम लोग T डैश, ओके। अब इस T डैश का 2 कंपोनेंट, इस T डैश का 2 कंपोनेंट, ये आपका 45 है तो यहां आप 45 लिख दो। तो ऊपर लग गया आपका T डैश cos 45 और इधर आ जाएगा बच्चों T डैश sin 45, ठीक। अब ये T डैश cos 45 जो है, T डैश cos 45, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, T को, और T किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो इसका मतलब है T इक्वल्स टू हो गया आपका mg। फिर लिख देंगे हम लोग यहां पे T डैश cos 45 इक्वल्स होगा किसके, T के। हेंस T डैश cos 45 इक्वल होगा आपका किसके, mg के। आ रही है बात समझ में। तो T डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाए, T डैश cos 45 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, mg के। और यहां से आप mg का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो 10 kg दिया हुआ है, तो 10 kg दिया हुआ है तो आप यहां पे 10 kg, तो T डैश cos 45 हो गया 1/√2 और ये हो गया 100। 100 कैसे, 10 इंटू जी, मतलब 10 इंटू 10 100 हो गया। तो T डैश आपका निकल के आया 100√2। अब सवाल ये उठता है कि आपको तो F निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो नेट रेस्ट में है, सब तो सब जगह हर डायरेक्शन में सब क्या है, रेस्ट में ही है। तो F को कौन बैलेंस कर रहा होगा, T डैश sin 45। तो इसका मतलब है कि along horizontal direction की बात करें बच्चों, तो यहां पे F जो होगा वो T डैश sin 45 के बराबर होगा।
और टी डैश साइन 45 कितना है 100 रूट 2 इंटू 1/√2, तो √2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 100 न्यूटन। तो इसका मतलब आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा, जो कि अपने ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड में। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की। ये भी आपका जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है। ये आप देखो, इसमें एक इंसेक्ट है जो एक बॉल के सरफेस पे क्रॉल करता हुआ, मतलब क्रॉल करता हुआ जा रहा है। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसा आपका जेईई एडवांस में पूछ चुका है। उसको इसने अलग तरीके से पूछ लिया है। पहले उसने जेईई एडवांस ने कहा था कि किस एंगल तक ये क्रॉल करते हुए जाएगा, और इसने पूछ लिया कि ग्राउंड से किस हाइट तक जाएगा। देखो कैसे रिपीट होता है क्वेश्चन, तो हम लोग अभी समझेंगे। तो देखो इसमें क्या रहा है कि यहां पे एक हेमी स्फेरिकल डिच है। डिच मतलब गड्ढा, है ना, वो बाउल को ही या कटोरा मान लो, कुछ भी, ऐसा एक गड्ढा है, ऐसा गड्ढा है। ठीक है, ऐसा एक गड्ढा है, डिच है, जिसका रेडियस है 1 मीटर। अब ये गड्ढा है, स्फेरिकल है, तो इसका रेडियस आपको 1 मीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि उसके अंदर एक इंसेक्ट के बारे में बोल रहा है। इट क्राउल्स अप द डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर हाइट h फ्रॉम द बॉटम। देखो ये बॉटम हो गया, एक इंसेक्ट यहां तक गया, ठीक है, यहां तक तो आराम से चला गया, लेकिन इसके बाद वो फिसलने लगा। इसका मतलब है कि सरफेस में जो फ्रिक्शन है यहां तक h हाइट तक उसको फिसलने से रोक रहा था। ठीक है, फिर कहता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द इंसेक्ट इज 0.75, और जो इस इंसेक्ट और ग्राउंड के जो बिटवीन द ग्राउंड है ना, ग्राउंड कहने का मतलब है ये ग्राउंड मत ले लेना, ये बॉटम, ये ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो गड्ढा है ये भी एक प्रकार का मिट्टी का ही बना हुआ है ना, इसके और इंसेक्ट के बीच का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.75। समझ में आ रही है बात? ये कटोरा नहीं है, मतलब समझो कि एक सरफेस था इस तरीके से, ऐसा सरफेस था और ऐसे गड्ढा हो गया, है ना। तो इस बॉटम से हाइट h पूछ रहा है, और यही ग्राउंड ही हो गया एक तरीके से, ग्राउंड का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 28, ओके, तो यहां पे सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये बन गया डायग्राम, ओके। मान के चलो हेमीस्फेरिकल है, यहां पे अज्यूम करो कि यहां पे ये स्लिप करने की टेंडेंसी इसमें आ गई, ठीक है, और ये आपका इसका सेंटर है, ये जो हेमीस्फेयर है इसका सेंटर ये है। तो पहले इस इंसेक्ट पे देखो फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा। एक लग रहा होगा इसका अपना mg, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है ना, इतना ऊपर नहीं भेजते, इतना ऊपर नहीं भेजते। मान लेते हैं इंसेक्ट यहां तक गया, ठीक है। अब देखो इस पे एक फोर्स लगा दो नॉर्मल, ऐसे एक नॉर्मल लग गया, क्लियर। दूसरा लगा दो mg नीचे, और ये नीचे फिसल के आना चाहता होगा, तो तुम जानते हो फ्रिक्शन के बारे में, वो तो टेंजेंट के लॉन्ग लगता है, तो टेंजेंट के लॉन्ग लगता है, तो टेंजेंट के लॉन्ग एक फ्रिक्शन लगा दो। ये हो गया फ्रिक्शन जो उसको फिसलने से बचाएगा। अब चूंकि यहां फिसलने की कंडीशन आ गई है, तो कंडीशन आ गई है तो फोर्स लगाओ Fs मैक्स, है ना, मतलब कि नॉर्मल स्टैटिक नहीं लगेगा, क्योंकि फिसलने की स्थिति में है, इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे बच्चों, Fs मैक्स। अब देखो ये सिचुएशन है, ये पूरा सिचुएशन है, तो मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, कि ये क्रॉल करते हुए कहां तक गया, थीटा। तो अब देखो क्या क्या करना होगा अपने को। सबसे पहली बात, अगर ये थीटा है और यहां मान लेते हैं अभी फिलहाल रेस्ट में, जस्ट फिसलने वाला ही है, ये एंगल हो गया थीटा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर टूट गया बच्चों, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा mg sin थीटा, क्लियर। अब इधर तो मूव कर नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल इक्वल्स टू हो गया mg cos थीटा। नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर।
और इधर ये फिसलने के हालात में है, फिसलने को है, तो हम लोग लिख सकते हैं Fs max इज इक्वल टू mg साइन थीटा। जस्ट फिसल जाएगा, तो फिसल जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि बस अब ये दोनों बराबर ही हो गए, ठीक है ना, जहां पे क्योंकि फिसलने की स्थिति है, फिर स्लिप करने की स्थिति है। Fs max के जगह तुम लिख सकते हो म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू mg साइन थीटा, और जहां नॉर्मल है वहां लिख सकते हो mg कॉस थीटा इक्वल्स टू mg साइन थीटा। अब यहां से बच्चों क्या करो, इस mg को और इस mg को कैंसिल कर दो, तो यहां से तुम्हें एक इक्वेशन आ गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तुम्हें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। ठीक, लेकिन अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये हमसे जा रहा है बच्चों कि आखिर ये किस ऊंचाई तक गया, है ना, ये जो है ये हाइट पूछा जा रहा है, ये हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर थीटा मेरे को मिल गया, थीटा तो मिल गया मेरे को, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू क्या आया म्यू, और म्यू की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 0.75, जिसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं 0.75 को 3/4 भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या आ रहा है 3/4, 3/4 को 0.75 लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि थीटा tan थीटा 3/4 तब होता है जब थीटा कितना होता है आपका 37 डिग्री। तो थीटा तो हमने निकाल लिया है, अब मेरे को ये हाइट h निकालना है, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। जैसे देखो ये जो है ये आपका r है, रेडियस है, ठीक, और ये जो होगा यहां से यहां तक ये पूरा r है, तो इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है बच्चों, तो ये बहुत आराम से आप क्या लिख सकते हो r cos थीटा, है ना, ये पूरा r है और ये थीटा एंगल है, तो ये r cos थीटा, और ये पूरा यहां से यहां तक r है, तो r में से r cos थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो h मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली h इक्वल्स टू r माइनस r cos थीटा। ठीक है, तो r कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos थीटा, r कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और 1 माइनस cos 37 होता है बच्चों 4/5, ये वैल्यूज आपको याद रखना होगा, cos 37 का, cos 53 का, ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 माइनस 4/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, और 1/5 इंटू 1 दिस इज 1/5, तो 1/5 मीटर्स कह लो, या इसको सेंटीमीटर में लिखना होता तो 20 सेंटीमीटर हम लोग लिखते। अब देखते हैं किस रूप में आंसर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर यानी अगर 20 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 0.2 मीटर। ओके, तो आंसर हो जाएगा 1। राइट डाउन कर लो इसको। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। देखो इसमें लिखा हुआ है कि दो ब्लॉक है ए और बी, दो ब्लॉक्स है ए और बी, ए का मास है 1 kg और बी का मास है 3 kg। ए का मास 1 kg और बी का मास 3 kg आर केप्ट ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर, जैसा कि टेबल पे रखा हुआ है ए और बी। देखो डबल ब्लॉक वाला जो क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में पूछता है, और इसको तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो बच्चों इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जो कि हम लोग थ्योरी पढ़ते समय आपको मैंने टाइप 1 टाइप 3 करके बता रखा है, टाइप 2 टाइप 4 तक का मैंने बता रखा है, उसको मैं थोड़ा यहाँ भी रिवाइज करवा देता हूँ कैसे हमने क्या किया था। ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आता ही आता है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन है, और टेबल और बी के बीच में भी फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.2 फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। तो इस F की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ताकि ये दोनों ब्लॉक जो है साथ साथ चले, क्योंकि लिखा हुआ है ना ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी। एक बात सोचो, दोनों स्लाइड ना करे इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, और ए और बी को अगर साथ साथ चलना चाहिए मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अब देखो पहले हम लोग ना फोर्स दिखाते हैं कि कैसे कैसे फोर्स लगेगा, उसके बाद हम लोग सोचते हैं। तो ये 28 था, अब 29 की बात कर रहे हैं। तो 29 में देखो ये सरफेस हो गया टेबल, उसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपका ए है, ठीक है, और इसके ऊपर रखा हुआ है बी, और आपने फोर्स लगाया किसके ऊपर, ए के ऊपर।
अब देखो ए पे अगर फोर्स लगाओगे तो ए पे कौन कौन सा फोर्स किधर किधर से लगेगा। तो फ्रिक्शन में ऐसा हम लोग ने पढ़ा है, हम लोगों ने अच्छे से सीखा है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो अगर ए के ऊपर फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है तो आपको जिस सरफेस के द्वारा फ्रिक्शन लगाना है उस पे जाके आप बैठ जाओ। तो अगर आप बी पे जाके बैठ जाओगे, बी पे बैठ के ए को देखो तो आपको ए किधर जाता हुआ दिखेगा, आगे। तो आपका काम है जस्ट अपोज कर देना, है ना। तो हम लोग बी के रिस्पेक्ट में ए को अगर ऑब्जर्व करें तो ये ए जो है इस मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से आगे जाना चाहता है, तो इसको हमने अपोज कर दिया पीछे एक फ्रिक्शन लगा के, जिसका नाम रख दिया F1। अब B ने A पे पीछे फ्रिक्शन लगाया तो A जवाब देगा B को, किधर फोर्स लगा के, आगे लगा के। तो B के ऊपर जो है आपका यहां पे B पे भी एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, किधर लगेगा, आगे। और न्यूटन थर्ड लॉ से जितना वो पीछे लगाएगा उतना ही उस पे आगे लगेगा। क्लियर है। इसके अलावे A को इस सरफेस के द्वारा भी एक फोर्स लगेगा, एक, चूंकि ये सरफेस के रिस्पेक्ट में भी आगे जाना चाहता है और ये भी रफ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेबल का सरफेस भी रफ है। तो टेबल का सरफेस जो है यहां से बैठ के अगर ए को देखोगे तो ये फिर आगे जाना चाहता है, तो ये भी इसको अपोज करेगा F2 फोर्स लगा के। क्लियर है। तो इस पे F1 F2 लग गया, दो फ्रिक्शन। अच्छा, अब देखो पहले ये B की बात करते हैं। तो B का अपना mg नीचे लगा दो, एक इसका वेट नीचे लगा दो, फिर यहां से एक नॉर्मल फोर्स लगा दो ऊपर, इसी नॉर्मल का रिएक्शन इस पे दिखा दो यहां पे। फिर A का अपना mg, कैपिटल mg मान लो, फिर इसका टेबल का जो सरफेस है ये लगा देगा n डैश। सारे फोर्सेस को मैंने दिखा दिया जो कि बहुत आराम से। ये n कौन लगाया, B ने दबाया A को, तो इसका रिएक्शन B पे लगा हुआ है नॉर्मल ऊपर। फिर A का अपना mg नीचे लगा हुआ है, तो सरफेस जो है ये n डैश किधर लगा दिया है, ऊपर। अब एक बात गौर करना, A अपने एक्सेलरेशन के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, F पे। तो A को तो जितना मर्जी हो उतना एक्सेलरेशन दे सकते हो, लेकिन जो ये B है, ये जो B है, ये B आपका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सिर्फ फ्रिक्शन के ऊपर। B को एक्सेलरेट करवाने वाला हॉरिजॉन्टली कौन है, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है कि B अपने एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और तुम जानते हो फ्रिक्शन की एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ही होती है, तो यानी B का एक्सेलरेशन एक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो चूंकि साथ साथ चलना है और A का तो तुम कुछ भी एक्सेलरेशन दे सकते हो क्योंकि इस पे तुम्हारा फोर्स लग रहा है, तुम अपने फोर्स को कोई भी वैल्यू दे सकते हो। लेकिन जहां तक B की बात है, B एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक ही जाएगा। आई बात समझ में। तो जब भी डबल ब्लॉक का प्रॉब्लम आए तो सुनो क्या करना, पहले तो डायग्राम बना लो, फिर ये पहचानो कि इसमें से कौन फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसके लिए सबसे पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो कि कितना आएगा। तो जैसे B के लिए काम करते हैं, फॉर B, तो B के लिए अगर काम करेंगे बच्चों, तो B के लिए काम करेंगे तो B पे क्या लग रहा है, F1। तो F1 इज इक्वल टू मास m इंटू A, है ना। तो ये हो गया। फिर अगर एक मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। और F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू इंटू नॉर्मल, क्योंकि ये देखो नॉर्मल है, तो यहां लिख दोगे म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू m इंटू A मैक्स। और एक बात और, जब कभी ज्यादा, एक से ज्यादा फ्रिक्शन दिखे, एक से ज्यादा नॉर्मल दिखे, तो आपको यहां फिर कंफ्यूजन होता है कि किस म्यू को किस नॉर्मल से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसको ध्यान रखना कि जिन दो सरफेस के बीच में आप फ्रिक्शन निकाल रहे हो, जैसे कि मान लो F1 जो है इस B और A के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब है B और A के बीच में लगने वाला नॉर्मल n का यूज करोगे। और जब फ्रिक्शन टेबल के सरफेस और A के बीच निकालोगे तो इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल कौन है, n डैश। तो n डैश को हम लोग यूज करेंगे F2 कैलकुलेट करने के लिए। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। चलो फिर यहाँ पे म्यू और n के जगह हम लोग mg लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल mg को बैलेंस किया हुआ है, तो mg इक्वल्स टू m इंटू A मैक्स। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से mm कैंसिल हो गया बच्चों, तो A मैक्स जो निकल के आ गया आपका म्यू इंटू g, और म्यू का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है और g 10 है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। तो तुम खुद सोचो कि B ने कहा कि भाई
हम 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नहीं चल सकते हैं, तब तो ए को मजबूरन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ए चाहे तो अकेले 3 से चल सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होने के लिए आपको ए को भी कितना से चलाना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से चलाने के लिए आखिर कितना फोर्स लगेगा वो अब निकाल लेना है। तो साथ साथ चलने के लिए फॉर मूव टूगेदर, साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होना चाहिए वो भी आना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए के लिए इक्वेशन लिखो, तो ए देखो, ए के लिए हम लोग काम कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा फॉर ए। अगर ए की बात करें तो आगे लग रहा है फोर्स F, ठीक है, आगे F लग रहा है और पीछे क्या लग रहा है, -F1 -F2, फिर ए का मास इंटू ए का एक्सेलरेशन ए मैक्स, जो कि यहां से हम लोग रख देंगे। चलो F1 के लिए क्या करोगे, अभी अब समझाया आपको मैंने। F1 के लिए क्या करोगे, F1 कौन सा फोर्स है, देखो F1 ये आया ना म्यू इंटू स्मॉल mg। अभी मैंने कहा कि F1 जो है आपका B और A के बीच लगने वाला है, तो इस नॉर्मल को कंसिडर करोगे, तो म्यू इंटू n, और F2 जो है नीचे वाले सरफेस, तो म्यू इंटू n डैश, क्लियर, इज इक्वल टू m इंटू ए मैक्स। तो इसको जल्दी से लिखो, फिर जगह नहीं है मेरे पास या है थोड़ा सा, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो F म्यू, ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल जो है mg के बराबर है, तो म्यू इंटू mg, एन डैश जो है ये आपका कैपिटल mg, इसको कैपिटल mg मान के चलो, बड़ा वाला ब्लॉक है, और इस पे देखो नीचे कैपिटल mg भी लग रहा है, नीचे नॉर्मल भी लग रहा है, और अपोज कौन कर रहा है, एन डैश। तो एन डैश जो है, एन डैश अकेला इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो म्यू, अब ब्रैकेट में n प्लस कैपिटल mg इक्वल्स टू m इंटू ए मैक्स, ठीक है। चलो फटाफट लिखो, तो इसे लिख लिया आपने। चलो आगे देखते हैं। अब यहां से F, अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम अब क्यों उसको ढूंढने में लगा मैं। 1 kg है और B 3 kg है, ओके। तो ये देखो यहाँ पे 0.2, M की जगह 1, G की जगह 10, ठीक है। फिर यहाँ हमने लिख दिया 0.2, और ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल किसके बराबर है, mg के बराबर है ना, छोटा वाला का नॉर्मल जो है ये mg के बराबर है। तो mg कितना है, 1 इंटू 10, तो इसको 10 लिख देते हैं। ये 3 kg है तो ये 30 हो गया, 3 इंटू 10, और ये हो जाएगा आपका 3, और ए मैक्स की जगह लिख दोगे 2, है ना बच्चों। तो ये F, और ये हो गया 2, है ना, 0.2 इंटू 10, और यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 40, अब 40 इंटू 0.2, 40 इंटू 0.28 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 प्लस 6, और बच्चों ये आ गया 16 न्यूटन। तो इसका मतलब है नीचे वाले पे तुम ज़्यादा से ज़्यादा 16 न्यूटन लगाओगे, तब ये दोनों साथ साथ चलेंगे। उससे ज़्यादा लगाओगे तो B अलग चलेगा, A अलग चलेगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग काम कर लेंगे। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया ना नाम मैंने, ऊपर में है A, नीचे में B है, तो उसको आप सुधार लेना। ये आपका है फॉर B, और यहाँ क्या लिखा था मैंने, हाँ वहाँ B लिखा था, यहाँ B लिख दो, ठीक है ना। यहाँ ऊपर में था A, उल्टा लिख ही दिया मैंने, उल्टा लिख दिया ना, ऊपर में A है और नीचे में B, ठीक है ना। ऊपर में A, नीचे में B, सब उल्टा हो गया, B और ये है A, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम उल्टा है बस उस तो इसको राइट डाउन कर लो। एक बार फिर से मैं दिखा दूं आपको, ताकि आप अच्छे से लिख सको। देखो क्या किया हमने, ऊपर में A था, नीचे में B, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी डेटा मैंने सही रखा है, बस नोमेनक्लेचर उल्टा कर दिया था। यहाँ A रख देना, ठीक है। ये भी A है, छोटा वाला है, बड़े वाले के लिए हम लोग B का यूज कर रहे हैं, B का यूज कर रहे हैं। तो इसको लिख लो अच्छे से, और याद रखना इसको बच्चों कि जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट है उसी के लिए आपको
कैलकुलेट करना है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है ना। 30 में देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। ओके, दोनों ही केस में आपका ब्लॉक का जो मास दिया हुआ है वो 5 kg है, और उसको केस 1 में आपको पुश किया जा रहा है और यहां पे पुल किया जा रहा है। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कितना बेसिक सा चीज है, जेई मेन 2019 का है। इसको पुश कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, सारी सिचुएशंस आइडेंटिकल है। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फोर्स बन रहा है और जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसका डिफरेंस बताओ। डिफरेंस माने दोनों में कितना का अंतर आएगा। अब ये डिफरेंस किस में से किसका? बी में से ए। तो बी का एक्सेलरेशन में से ए के एक्सेलरेशन को सब्ट्रैक्ट करो। अब ऐसे भी तुमको मैंने बताया है और आप जानते भी होंगे कि जो पुलिंग होता है, पुलिंग ये मोर इजियर होता है एज कंपेयर टू पुशिंग। अभी वो डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ध्यान रखना कि पुलिंग इज मोर इजियर एज कंपेयर टू पुशिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो देखो 30 में क्या करना है। सबसे पहले ए बी में पहले एक करते हैं, है ना, पहले ए कर लेते हैं। तो ए में क्या बोल रहा है बच्चों? तो ए में पुश करने को बोल रहा है, तो पुशिंग फोर्स है ना, ऐसे लग रहा है ऐसे। तो आपको जो डायग्राम में दिखाया गया वो सेंटर से दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी दिखा सकते हो डायग्राम में। वेक्टर को तो कहीं से भी शो किया जा सकता है ना, इसके पैरेलल कहीं से भी दिखा सकते हो। चलो, अब इसके अलावे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक लग रहा होगा mg, ऑब्वियस सी बात है। एक लग रहा होगा नॉर्मल, और पीछे लग रहा होगा बच्चों फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो जैसा कि ये एंगल, फोर्स का एंगल जो है वो 30 डिग्री, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट तोड़ोगे, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस होता है। तो इधर हो गया आपका f cos 30, f cos 30, और नीचे की तरफ हो जाएगा बच्चों f sin 30। इधर हो गया आपका f cos 30, नीचे हो गया f sin 30। अब ये जो f cos 30 है, ये f cos 30 जो है, ये इसको आगे लेके जाना चाहेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा, लेकिन आगे जाएगा, हो सकता है ये ज्यादा होगा ही, देख लेते हैं। अब एक बात सोचो, यही दूसरे सिचुएशन में अगर देखोगे तुमको अभी समझ में आएगा कि आखिर पुलिंग क्यों आसान होता है, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरे केस में देखो कि यहां पे जो फोर्स लगाया गया है ना, दूसरे केस में जब पुलिंग की बात चल रही है तो फोर्स ऐसे लगाया गया, ठीक है। दूसरा आपका mg नीचे लग गया, नॉर्मल ऊपर लग गया, फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है, ठीक है ना। यहां पे n कर दो, इसका नॉर्मल बदल दो, n डैश कर दो, फ्रिक्शन f डैश कर दो। लेकिन जो फोर्स तुम लगा रहे हो वो दोनों ही केस में सेम है, और ये भी आपका 30 डिग्री। क्लियर? अब ये 30 डिग्री है तो यहां भी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो सामने में हो जाएगा जिसके साथ एंगल बन रहा है f cos 30। तो देखो खींचने वाला फोर्स तो दोनों में सेम है, लेकिन इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा f sin 30। अब जरा देखो यहां वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, along वर्टिकल, यहां वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है? mg प्लस f sin 30। तो आप एक बात गौर कर रहे हो कि यहां पे नॉर्मल की वैल्यू बढ़ जा रही है, और नॉर्मल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन इसका ज्यादा होगा। इस केस में क्या होगा? इस केस में along वर्टिकल की बात करेंगे, along वर्टिकल इस केस में बात करेंगे तो बच्चों ऊपर देखो क्या लग रहा है? n डैश प्लस f sin 30 है ना, इज इक्वल टू mg। n डैश प्लस f sin 30 और नीचे क्या लग रहा है? mg। तो n डैश इक्वल्स टू हो जाएगा mg माइनस f sin 30। तो अब एक बात गौर करना बच्चों कि यहां पे नॉर्मल जो है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस। क्यों स्मॉलर है? क्योंकि mg में से आपने समथिंग क्या कर लिया है? सब्ट्रैक्ट।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि पुशिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है, पुलिंग क्या है, आसान है, क्योंकि नॉर्मल कम है। नॉर्मल कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। ये एक डेटा है जो आप याद रखना, ये आपको कई जगह पूछा जा सकता है। खैर, हम लोग अपने काम पे आते हैं। हम लोगों को तो निकालना है एक्सेलरेशन दोनों ही केस में। इस केस का नाम ए रखा है, इसका बी रखा है, तो हम लोग पहले ए में कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि इसमें ये A1 से जा रहा है, और फिर इसमें बी कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं इसमें A2 से जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो क्या हो रहा है, F cos 30 आगे लग रहा है, F cos 30 आगे लग रहा है, F cos 30, और पीछे क्या लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन लग रहा है F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस केस में हम लोग A1 मान लेते हैं, ठीक है ना, ए वाले केस में। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी यही लिखेंगे, आगे लग रहा है F cos 30, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, इसका नाम है F डैश, और इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया इसका A2। क्लियर। अब देखो फोर्स की वैल्यू दी गई है, फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है, तो फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन दी गई है दोनों ही केस में। और ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है बच्चों, तो ब्लॉक का मास दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ब्लॉक का मास 5 kg, और म्यू दिया हुआ है 0.2। तो चलो सबको रखते हैं। अब ये हो गया आपका 20 इंटू cos 30, cos 30 होता है √3/2, √3/2 माइनस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की जगह क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल, है ना। मास कितना है 5 kg इंटू A1। इसके केस में क्या लिखेंगे, वही 20 इंटू √3/2 माइनस फ्रिक्शन की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू इंटू एन डैश इक्वल्स टू मास की जगह 5 इंटू A2। क्लियर। चलो पहले इतना लिखो, जल्दी से राइट डाउन करो। कर लिया आपने। अब आगे देखते हैं, अब यहां से देखो, ये 2 से 20 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10√3 म्यू, और नॉर्मल की जगह क्या लिखोगे, mg, है ना। तो mg हो गया 50, 5 इंटू जी, f हो गया आपका 20, और साइन 30 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 5 इंटू A1। कैलकुलेशन बहुत आसान आएगा, तुम देख लो। ये भी आ जाएगा आपका 10√3, और म्यू की जगह आप म्यू रहने दो, 0.2 कर लेंगे बाद में। एन डैश की जगह रखोगे ये पूरा, mg कितना है 50, फिर अगेन ये हो गया 20 माइनस 20, और साइन 30 1/2 इक्वल्स टू 5A2। अब आ जाओ इधर। अब बच्चों यहां पे देखो, ये आपका 2 से 10 कट गया, ये हो गया 60, तो 10√3, और ये हो गया 0.2 इंटू 60 इक्वल्स टू 5 इंटू A1। 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यहाँ इसको भी, ये हो गया 2√3, और यहाँ 12 और 12 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 2.4, ये A1 आ गया। ठीक है, ये केस ए का हाल है। केस ए में एक्सेलरेशन निकल के आया आपका 2√3 माइनस 2.4। केस बी में क्या हो रहा है देखते हैं, 10√3 माइनस, अब देखो यहां कैंसिल करोगे 2 से 20 को, तो ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 0.2 इंटू 40, है ना, 40 हो जाएगा, 50 में से 10 घटाओगे इक्वल्स टू 5A2, फिर 5 से डिवाइड कर दो 2√3, और ये आ जाएगा आपका 1.6, ये आ गया A2। ये आ गया किस केस में एक्सेलरेशन बच्चों, केस बी में। अब आपको करना क्या है, इससे ऊपर तो आपने लिख रखा है ना, तो मैं थोड़ा ऊपर कर दूं इसको, देख लो एक बार ढंग से लिख लो, अगर कुछ छूटा हुआ हो तो लिख लेना, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो यहां पे किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 कितना होगा, तो A2 माइनस A1, तो 2√3 माइनस 1.6 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2√3 माइनस 2.4 को। तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस से ये 2√3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 1.6 प्लस 2.4,
और ये हो जाएगा 0.8। तो बच्चों A2 माइनस A1 जो हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ये आंसर जो आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे आप लिख सकते हो। तो इसको राइट डाउन कर लो।